तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के जो अगला चैप्टर नंबर 2 था, उसको आधे चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था, आधारभूत संरचना का विकास, जिसमें हमने राजस्थान के ऊर्जा संसाधन का जो आर्थिक सिनेरियो था, ऊर्जा संसाधन को जो है हमने अच्छी तरह से रीड कर लिया था। आज इसके अंदर जो नेक्स्ट दो तीन चीजें हैं, जिनमें रेलवे है, बाह्य सहायता योजनाएं हैं और पीपीपी परियोजनाएं, ये तीनों चीजों को जो है हम डिस्कस करके इस चैप्टर को फाइनल कर लेंगे। पिछले चैप्टर के क्लास नोट्स और वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं। अब जैसे ही ये पूरा होगा उसके बाद में इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है द ड्रीम RS ऑफिशियल, उसको आप एक बार ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा की जो चौथी क्लास अपनी ये चल रही है, उस चौथी क्लास की आज का पहला टॉपिक है सड़क। भाई राजस्थान में सड़क का सिनेरियो की हम बात करें तो 1949 में अगर हम देखें, जब राजस्थान बना था उस टाइम पर अगर हम सड़क का सिनेरियो देखें तो 13,553 किलोमीटर सड़कें थी। कितनी थी? 13,553 किलोमीटर सड़कें थी। वर्तमान समय में अगर हम देखें मार्च 2024 तक तो 3,17,121 किलोमीटर सड़क है। कितनी है? 3,17,121। कहां 13,553 और कहा 3,17,121 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम देखें राजस्थान का सड़क घनत्व तो 92.66 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। वही अगर भारत की तुलना की जाए तो भारत का 165.24 किलोमीटर है। भारत का कितना है? 165.24 किलोमीटर है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मार्च 2024 तक 39,408 गांव जो है वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। 39,408 गांव सड़कों से जुड़ गए हैं, जो टोटल गांव का 91.09% है। 91.09% है। तो देखो, अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है सड़क में, याद करते हैं सड़क में हमें क्या याद रखना है। तो 1949 13,553, मार्च 24 में कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। अब उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा सड़क घनत्व। तो घनत्व हमने बात करी, घनत्व भाई इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बना दो। घनत्व दो टाइप आएंगे घनत्व में, एक भारत का आएगा, एक आएगा किसका? राजस्थान का। एक आएगा भारत का, एक आएगा राजस्थान का। राजस्थान का कितना था? 92.66 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर। और भारत का था 165.24 किलोमीटर, 165.24 किलोमीटर, 165.24 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में आई थी भाई गांवों की क्या स्थिति थी है। तो गांवों के हालात बहुत अच्छे हैं। 39,408 गांव जो है वो क्या हो गए? सड़क से जुड़ गए हैं। सड़क से जुड़े, कितने जुड़े भाई? 39,408 गांव सड़क से जुड़ गए। कहां दिक्कत है? आराम से याद रहने वाली चीज है। और अगर ये देखा जाए तो लगभग 91% जो है ये गांव है, 91.09% गांव जो है वो किससे जुड़ गए हैं? सड़कों से जुड़ गए हैं। सड़क में तो यही तो बातें आएंगी और क्या। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे याद रखना है कि सड़क के प्रकार भी होते हैं। सड़क के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं और कितनी सड़कें? जो 3,17,121 किलोमीटर सड़कें आपने बताई राजस्थान में, वो 4-5 प्रकार में है। जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, 5 प्रकार में डिवाइड ये होंगी। कौन कौन से? हम चलो एक बार लिख लेते हैं, सीक्वेंस से लिखेंगे। सबसे पहले ग्रामीण सड़कें, दूसरा नंबर इसमें आएगा आपका अन्य जिला सड़कें, फिर तीसरा नंबर आएगा राज्य राजमार्ग, जिसको आप बोलते हो स्टेट हाईवे। चौथे नंबर पे आएगी मुख्य जिला सड़कें।
एमडीआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और 5वें नंबर पे आएगी राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे। ये 5 प्रकार हो गए। अब आपको क्या करना है कि आपको जो सड़क का जो सिनेरियो है उसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ग्रामीण जो 3,17,121 किलोमीटर है ये टोटल है, उनको इन 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया इकोनॉमिक सर्वे में। तो अबे ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी सड़क कितनी लंबी है, और उसके लिए आपको एक डायग्राम से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 2,06,318, ये कौन सी है, ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क कितनी है, 2,06,318। उसके बाद में ये है सेकंड नंबर 68,265, कौन सी है, अन्य जिला सड़कें। फिर उसके बाद में ये एक नंबर हो गई, इसका नंबर आ गया 2। फिर उसके बाद में है मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कें हैं 14,372, लेकिन उससे पहले राज्य राजमार्ग, ये 3 नंबर पे आ गई 17,376। और 4 नंबर पे आ गई मुख्य जिला सड़कें 14,372। और 5 नंबर पे आ गया आपका 10,790 नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखते हैं 206,318, ये कितनी है, ये है आपकी 2,06,318। यानी सबसे ज्यादा जो 3,21,17,121 किलोमीटर जो राजस्थान की सड़कें हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो कौन सी है, सबसे ज्यादा सड़कें हैं आपकी ग्रामीण सड़कें, ठीक है, 2,06,318। अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सी सड़कें आ रही थी, अन्य जिला सड़कें, 68,265, 68,265। फिर उसके बाद में आता है स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, जो 17,000 के आसपास है। 17,000, देखिए कितने, 17,376, 17,376, 17,376। उसके बाद में थी मुख्य जिला सड़कें, जो 14,000 से स्टार्ट हो रही थी, 14,372, 14,372। और उसके बाद में था नेशनल हाईवे 10,790, 10,790। राजस्थान का सड़क के लिए एक स्लाइड से ही आप कंप्लीट कर सकते हो, एक स्लाइड से ही आपका काम पूरा हो जाएगा, 10,790। अब यहाँ पे 1% और निकलता है। फिर राजस्थान में कुल सड़कें तो हमने कहा 3,17,121 किलोमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। सड़क घनत्व तो 92.66, राजस्थान के साथ साथ भारत का तो 165.24। 1949 में सड़कें कितनी थी, तो 13,553 किलोमीटर थी। कितने गांव जुड़ गए भाई, 39,408 गांव जुड़ गए। कितना परसेंट है, तो कुल गांवों का 91.09% है। उसके बाद में आता है कि सड़कों के प्रकार कितने हैं, तो 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी है, तो ग्रामीण सड़कें हैं, 2,06,318, 2,06,318 सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम नेशनल हाईवे है, 10,790। तो आपको ये भी याद रखना है, ये है आपका अधिकतम और ये है आपके न्यूनतम। जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम आप क्वेश्चन मन में सोचो कि आरबीएससी क्या पूछ सकती है। आरबीएससी कुछ भी पूछ सकती है, आप खुद क्वेश्चन बना के अपने माइंड को उस हिसाब से सेट कर लो। जो आप अपने माइंड को ऐसा सेट कर लोगे, आप भूलोगे ही नहीं किसी स्थिति में। जिस जिस परीक्षा में राजस्थान में परिवहन या राजस्थान में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर टॉपिक में दे रखा है, वो यहाँ से डायरेक्ट पुटअप होता है। करंट बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सड़क के सिनेरियो में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक स्लाइड से आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये हो गया अपना। अब देखो ये तो होगी सड़क की कैसी सड़क है क्या है। अब इन्होंने एक स्कीम दे रखी है, केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि। केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो है वो 100% किसकी है, भारत सरकार की है। भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि स्थापित की गई है, जिसमें एक राज्य का कोई योगदान नहीं है, 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो सड़कें हैं, कौन कौन सी सड़कें, राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, और जो प्रमुख जिला सड़कें यानी एमडीआर,
ये जो दो प्रकार की सड़कें हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना और उनका उन्नयन करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना और उनका उन्नयन करना, मरम्मत वगैरह करना, अपग्रेडेशन वगैरह करना, ये इससे होगा। 2024-25 के लिए इसमें 1000 करोड़ रुपए लगाकर 881 किलोमीटर की सड़कों को क्या करना है, मरम्मत और उन्नयन करने का कार्य किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां से आपके क्वेश्चन निकल सकता है, ये मोस्ट है। क्वेश्चन क्या निकलेगा कि राज्य जो केंद्रीय सड़क आधारभूत सड़क निधि है उसके अंदर कौन कौन सी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। तो यहाँ दो प्रकार की सड़कें दे रखी है और अपन ने पहले कितने प्रकार की पढ़ी, 5 प्रकार की पढ़ी। तो दो प्रकार की तो राज्य मार्ग और मुख्य जिला मार्ग हो गए, 3 और कौन सी हो गई, नेशनल हाईवे, इसके अलावा हो गया अन्य जिला सड़कें, और तीसरी हो गई ग्रामीण सड़कें। ठीक है, आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रकार की या किस किस प्रकार की सड़कों का उन्नयन इसके तहत किया जाता है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ दो ही है, इन 3 प्रकार की सड़कों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 1000 करोड़ रुपए लगाएंगे 2024-25 में और 881 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हम कर लेंगे। ठीक है, केंद्रीय 100% केंद्रीय सहायता से है, राज्य की कोई अंश इसमें हिस्सेदारी नहीं है। अब देखो RSRTC राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, भाई रोडवेज में बैठते हैं, रोडवेज में यात्रा करते हैं, तो रोडवेज में जो यात्रा करते हैं उसके बारे में जानकारी भी तो अपने को होनी चाहिए परीक्षा के साथ साथ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, सबसे पहले अगर इसकी स्थापना की हम बात कर लें, भाई इसकी स्थापना जो थी ना 1964 में हुई थी। कई बार छोटी परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य जो परिवहन निगम है RSRTC, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई। अब यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में करंट बेसिस चीजें आपको दी गई है। क्या क्या दी गई है, भाई सबसे पहले इनके पास बस कितने हैं, स्वयं के स्वामित्व की और जो अनुबंध पे ली गई है, दोनों मिलाकर कितनी बसें हैं, 3525 बसें हैं। कितनी है, 3525 बसें हैं। ठीक है जी, 2944 बसों का संचालन कर रहे हैं। 3525 तो टोटल है, 2944 का संचालन कर रहे हैं। टोटल कितने रूट पे चल रही है, 1998 मार्गों पे चल रही है। 12.06 लाख किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करती है ये आपकी जो RSRTC की बसें हैं वो, और 6.81 लाख यात्रियों को परिवहन होता है इसमें डेली। तो देखो प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, अपने को अपडेट रहना है। स्थापना 1964, 3525 बसें हैं, उनमें से 2944 का क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, 1998 रूटों पे चला रहे हैं। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में ये था भाई 12.06 लाख किलोमीटर रोज चलती है ये बसें, और 6.81 लाख यात्रियों का रोज परिवहन RSRTC की बसों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, RSRTC से संबंधित इतने फैक्ट है, ये याद रखने। अब उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है, कुछ नवाचार किया है। तो यहाँ पे आपके क्या है कि जो RS मेंस से संबंधित जो एग्जाम है, जो मेंस वाले एग्जाम है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी तो फैक्ट नहीं पूछ इस तरह से नहीं पूछते, बाकी हो सकता है कहीं से कोई फैक्ट पूछ ले। तो देखिए क्या है कि इन्होंने क्या क्या नवाचार किए, क्या क्या कर रखा है। तो एक तो आपको पता है महिला दिवस और रक्षाबंधन, 2 दिन ऐसे आते हैं जब महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान इसमें किया गया है। फ्री में यात्रा करवाते हैं महिलाओं को। भाई पुरुषों के लिए तो कोई दिन ऐसा निर्धारित ही नहीं है जिस दिन फ्री हो, सारा महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, तो जो लोग ये चाहते हैं कि भाई ये जिस तरह से महिला दिवस और रक्षाबंधन पे होता है ना, उसी तरह से एक पुरुष दिवस भी हो जाए, और पुरुष दिवस के दिन भी जो है ना पुरुषों को निःशुल्क यात्रा करवा दी जाए। जो चाहते हैं वो अपने कमेंट्स कर देना, भाई सरकार तक भिजवाएंगे, सरकार को कहेंगे कि अब जो है वो समय आ गया है जब पुरुष सशक्तिकरण के दिशा में जो है वो प्रयास किए जाए। ठीक है, तो महिला दिवस और रक्षाबंधन पे इन्होंने 6.0 लाख और 7.47 लाख महिलाओं को निःशुल्क में यात्रा कराई। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा लिख सकते हैं भाई महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। उसके अलावा वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। देखो वाहन ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है
कि किसी को भी अपनी बस की यात्रा करनी है उस बस में, तो जैसे आप ट्रेन में अपना स्टेटस देखते हो ना कि वर्तमान में आपकी ट्रेन कहाँ है, उस एक ऐप आएगा, उस ऐप के माध्यम में उनसे व्यक्ति जो है अपने रूट की बसों को ट्रैक कर पाएगा कि बस जो है वो वर्तमान में कहाँ चल रही है, ताकि उस हिसाब से वो अपनी आने जाने के समय को एडजस्ट कर सके। इसके अलावा एक पैनिक बटन लगाया गया। पैनिक बटन किसके लिए लगाया गया? महिलाओं के लिए लगाया गया। अगर महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा होती है, पुरुषों को कितनी भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं, महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो पैनिक बटन होगा, उसको दबाते ही जो है ना वो पुलिस कंट्रोल रूम में फोन जाएगा, तुरंत उनके लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ शिकायत प्रबंधन प्रणाली जो है उसको अपडेट किया गया है, और अब व्यक्ति जो है ना पोर्टल पे ऑनलाइन उसने जो शिकायत दर्ज कराई है उसका स्टेटस देख सकते हैं कि RSRTC से संबंधित आपने क्या शिकायत दर्ज करवाई थी और वर्तमान में उसका क्या लेवल है, क्या उसको निस्तारण किया गया या फिर उसका निस्तारण नहीं किया गया, किस लेवल पे वो पेंडिंग है। इसके अलावा जो महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक जो है उनको 50% किराए में भी छूट दी जाती है। भाई वरिष्ठ नागरिक आपके 100 लगेंगे तो उनके कितने लगेंगे? 50 लगेंगे। वातानुकूलित एयर कंडीशनर बसें चलाई जा रही है। इसके साथ साथ 2024-25 से जो है एक नया इनोवेशन किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको बसों में फ्री यात्रा करवाई जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों को बसों में फ्री यात्रा करवाई जा रही है, और एक आप जब परीक्षा देने जाते हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है, और सितंबर 2024 तक 58.61 लाख कैंडिडेट जो है उनको फ्री में यात्रा करा दी गई। कितने को? 58.61 लाख कैंडिडेट को फ्री में यात्रा करा दी गई। तो ये जो है वो RSRTC के नया नवाचार है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है आपका रेलवे। अब आपका सड़क पूरा हो गया, अब आपने सड़क जो है वो पूरी कर ली, सड़क से संबंधित जो चीजें थी कंप्लीट हो गई। तो एक बार शॉर्ट में फिर हम पूरे को रिवाइज करके याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी भाई सड़क की, तो 1949 13,553 किलोमीटर, ठीक है भाई। 2024 3,17,121 किलोमीटर, ठीक है भाई। घनत्व किसका? भारत का 165.24 किलोमीटर, और राजस्थान का 92.66 किलोमीटर। गांव की बात कर ले, 39,408 गांव क्या कर दिया आपने? सड़क से जोड़ दिए, सड़क से जोड़े। ये 39,408 गांव है। ये 39,408 गांव क्या है? कुल गांवों का 91.09% है, ठीक है। उसके बाद में सड़क के प्रकार देख लिए, ठीक है। प्रकार में सर्वाधिक सबसे ज्यादा तो कौन सी थी? ग्रामीण सड़कें थी। और न्यूनतम कौन सी थी? न्यूनतम आपके था नेशनल हाईवे, न्यूनतम आपके था नेशनल हाईवे। ग्रामीण सड़कें कितनी थी? 206,318 किलोमीटर थी, और नेशनल हाईवे थे 10,798 किलोमीटर। बस इतनी सी चीजें तो याद रखनी थी। उसके बाद में एक और स्कीम आई थी, केंद्रीय सड़क निधि। केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि। केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि क्या था? 100% केंद्र सरकार की थी, एक रुपया भी राज्य सरकार का नहीं है, 100% केंद्र सरकार की थी। तो इस 25 के लिए क्या कर दिया? 1,000 करोड़, और 1,000 करोड़ से 881 किलोमीटर की क्या बना देंगे? सड़क बना देंगे। 881 किलोमीटर की बना देंगे सड़क। उसके बाद में आया आपका RSRTC, राजस्थान पथ परिवहन निगम। राजस्थान पथ परिवहन निगम कुल बसें कितनी थी? 3,525 बस है। चला कितने रहे हैं? 2,944। कितनी चला रहे हैं? 2,944 चला रहे हैं। कितनी चला रहे हैं? 2,944। रूट कितने हैं? 1998। 1998 रूट है। डेली कितनी दूरी तय करती है? 12.06 लाख किलोमीटर।
कितने यात्री घूम रहे हैं भाई? 6.81 लाख लोग जो है वो डेली यात्रा करते हैं, यही तो था। उसके बाद में RSRTC ने क्या क्या किया, क्या क्या उनके अच्छे अच्छे काम हुए, वो सारी चीजें थी। एक स्लाइड के अंदर आप जो है पिछले जो आधे घंटे की जो है वो जो पढ़ाई करी आपने उसके शॉर्ट नोट्स 5 मिनट में बना सकते हैं। और आप ये याद कर लो, बस आपको कोई पीछे रखने वाला ही नहीं है, आपके 100% इसी में से आएगा। दुखी होने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है, और व्यवस्थित और समय के अनुसार कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब परीक्षा सर पे आती है तब अपन उसको स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं होता। वर्तमान समय में सूखा है, इकोनॉमिक सर्वे की बहुत कम आवश्यकता है, लेकिन अगर अब अभी आप पढ़ते हो तो फिर वो आगे आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं अपन रेलवे में। रेलवे में क्या हुआ वो देखते हैं एक बार। भाई राजस्थान में रेल की बात करें, रेल के मामले में पिछड़ा हुआ है, रेल के मामले में अपना उतना कोई विशेष नहीं है। तो रेल की बात करें तो सबसे पहले 2024-25 के बजट की बात करेंगे। 9959 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 24-25 के बजट में रेल में 9959 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और ये जो है वो 19 से प्रतिवर्ष जो है उसका 15 गुना है। पहली चीज ये पूछेंगे भाई बजट में कितना आवंटन, 9959 करोड़। 2019 से प्रतिवर्ष जो आवंटित हो रहा है उसका 15 गुना आवंटित किया गया, बहुत ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। और अगर आप देखें तो 5703 रेलवे किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उनको क्या किया गया, विद्युतीकृत किया गया है। जो ब्रॉड गेज का 97%, 5703 किलोमीटर को किया गया, जो ब्रॉड गेज का कितना है 97% है। 2014 के बाद में देखें तो 5568 किलोमीटर, 2014 तक तो कितना था, देखो टोटल 5703 है, और 5568 किलोमीटर कब किया गया, 2014 के बाद में किया गया। तो 2014 से पहले क्या स्थिति थी वो आप समझ जाइए, ठीक है। 9 से 14 के बीच में औसतन हर साल 27 किलोमीटर को जो है इलेक्ट्रीफाई करते थे, विद्युतीकृत करते थे, जबकि 2023-24 में 484 किलोमीटर को, और 2024-25 में 290 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। और इस तरह से 5.66% की वृद्धि पिछली बार से रही है। कितनी रही है, 5.66% की। तो एक बार शॉर्ट में देखो, टोटल जो है 9959 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2019 से 15 गुना ज्यादा है। 5703 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है उसको विद्युतीकृत कर दिया गया, जो ब्रॉड गेज का 97% है, ठीक है। इसी तरह से अगर 2014 से पहले की देखें तो बहुत बुरी स्थिति थी, 2014 के बाद में किया गया है आपके 5568 किलोमीटर, और 2009 से 14 के बीच में जो है 27 किलोमीटर का एवरेज था हर साल इसको इलेक्ट्रीफाई करने का। जबकि अगर हम देखें 23-24 की तो 424 किलोमीटर किया गया 23-24 में, और 24-25 में 290 किलोमीटर किया गया। तो पिछली बार से अगर देखें तो 5.65% की क्या है इसमें वृद्धि है। ये रेलवे लाइन से रिलेटेड आंकड़े आपके हो गए। हाँ तो भाई रेलवे के बाद में नेक्स्ट है अपना अमृत स्टेशन योजना, रेलवे से संबंधित योजना है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 85 स्टेशनों का पुनर्विकास इसमें किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो राजस्थान के हैं, अगर राजस्थान के सिनेरियो में देखें तो राजस्थान के 13 स्टेशनों का इसमें पुनर्विकास किया जाएगा, और ये 13 स्टेशन आपको याद होने चाहिए। आप ऐसे रटोगे आपको याद नहीं होंगे, हम अलग से ट्रिक लगाते हैं ताकि अपने को याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जिला वाइज, इनको देखते हैं, इनको क्या करते हैं जिला वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे भाई कौन कौन से स्टेशन है। तो सबसे पहले हम देखें तो जयपुर, जयपुर के इसमें 3 स्टेशन शामिल होंगे, कौन कौन से हैं, देखो एक तो जयपुर जंक्शन, ठीक है, उसके बाद एक होगा आपका गांधीनगर, ठीक है, और एक होगा इसके अंदर आपका सांगानेर। तीन तो ये हो गए, ठीक है, तीन तो आपको याद हो गए, कितने थे 13 में से। अब उसके बाद में आता है कि आप अपने संभागों को देख लो, तो संभाग लेवल के जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे।
देखो ये संभाग और ये कहाँ के कितने होंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए तोड़ के कर रहे हैं ताकि अपने को याद हो जाए। अगर संभाग लेवल के देखें तो 7 संभाग है अपने, ठीक है, तो 10 पहले कभी हुआ करते थे। 7 संभाग है, तो उन 7 संभागों में से एक संभाग आपको छोड़ना है। वो कौन सा छोड़ना है? भरतपुर छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। अब जयपुर तो ऊपर आ गया, अब आपको क्या कौन से बच गए? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी इसके तहत आएंगे। तो 3 जयपुर के हो गए, 5 ये संभाग हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद में अन्य, तीसरा टॉपिक आएगा अन्य यानी अलग। इनके अलावा कौन कौन से हैं? तो इनके अलावा एक तो पाली मारवाड़, एक आपका जैसलमेर, एक आपका चित्तौड़, एक आपका डंकनिया तालाब, ठीक है, और कौन सा छूट गया? ठीक है, बस यही है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जो गांधीनगर है, इसके साथ साथ क्या करेंगे, जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, इस गांधीनगर रेलवे स्टेशन में एक नई चीज बनाई जा रही है जिसको क्या बोलते हैं? एयर कॉन्कोर्स। एयर कॉन्कोर्स, तब प्रश्न ये आएगा एयर कॉन्कोर्स कहां बनाया जा रहा है? तो एयर कॉन्कोर्स आपके बनाया जा रहा है गांधीनगर में, एयर कॉन्कोर्स, ठीक है, गांधीनगर में एयर कॉन्कोर्स। अब बोले आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सीधी सी स्कीम बता दी भाई, 3 तो हो गए जयपुर के, तो जयपुर के 3 याद रख लो, जयपुर, सांगानेर और दूसरा आपका गांधीनगर। 5 संभाग हो गए, भरतपुर को छोड़ना, बाकी सारे संभाग शामिल हो जाएंगे। उसके बाद में पाली मारवाड़, जैसलमेर, चित्तौड़ और डंकनिया तालाब, बस सीधा सा हो गया। और इसके साथ साथ गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स भी बनेगा, बस हो गया। और क्या है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टोटल 85 स्टेशन जो है उनका रिनोवेशन किया जाएगा। 4500 करोड़ की लागत आएगी। राजस्थान के 13 हैं, आपके सामने नाम है, याद रखने हैं, पूछे जाएंगे। अब भाई देखो, वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेनें, राजस्थान में 4 वंदे भारत ट्रेनें चलती है। कौन कौन सी है? 2 तो उदयपुर से चलती है, एक अजमेर से चलती है, ठीक है, एक जोधपुर से चलती है। तो अजमेर से आपके, अजमेर से लेकर चंडीगढ़, जोधपुर से साबरमती, उसके अलावा उदयपुर से जाती है, एक उदयपुर जयपुर चलती है, एक उदयपुर सिटी से आगरा कैंट चलती है। चारों आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कहां कहां जाती है। 4 ट्रेनें हैं, एक अजमेर से चंडीगढ़, दूसरी उदयपुर से जोधपुर से साबरमती, तीसरी उदयपुर से आगरा कैंट और एक उदयपुर से जयपुर। देखो अगला है तकनीकी विकास और सुरक्षा। रेलवे ने तकनीकी विकास के लिए एक इनोवेशन किया, कुछ अलग चेंज किया। तो डीडवाना कुचामन जो जिला है अपना, डीडवाना कुचामन जो पहले नागौर हुआ करता था, उसके अंदर एक जगह है गुड़ा मीठान, ठीक है, गुड़ा ठटान और मीठड़ी, ये जो 2 गांव है, इन गांवों के बीच में 64 किलोमीटर का एक फास्ट ट्रैक बनाया गया है जहां पे रेलवे का ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक कहां पे बनाया गया है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर गुड़ा ठटान और मीठड़ी जो गांव है, दोनों के बीच में 64 किलोमीटर का है, जहां पे जो है वो रेलवे का परीक्षण किया जाएगा। तेज गति की ट्रेनों का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें टेक्निकी, तो 1700 किलोमीटर जो है उनको कवच प्रणाली के अंतर्गत लाया है। कवच प्रणाली क्या है कि रेलवे जो है उस रेलवे के लिए सुरक्षात्मक प्रणाली है। सबसे पहले कवच प्रणाली जो है वो सवाई माधोपुर जो है वहां से इसका ट्रायल किया गया था और राजस्थान में। और उसके बाद में इसका सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन यहाँ पे आ रही है और ये प्रणाली जैसे शुरू होगी तो इसके 5 किलोमीटर के दायरे की जो ट्रेनें हैं वो अपने साइड की पटरी पे खड़ी होके और जहां इमरजेंसी होगी उस ट्रेन को रास्ता दे देंगी। मतलब ये जो है वो ट्रेन दुर्घटनाएं न्यूनतम करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम के रूप में ये प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है। तो अब तक 1700 किलोमीटर के जो रूट है उनके ऊपर इसको लागू कर दिया गया है। 127 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो ऐसा है जहां पर
स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, पहले सिग्नल जो है ना हमें खुद डालने पड़ते थे, आदमी डालता था, अब ऑटो हो गया, कंप्यूटर के माध्यम से सिग्नल दिए जाते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से सिग्नल बंद किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल के रूप में 64 किलोमीटर का ट्रैक डीडवाना कुचामन में, ठीक है, गुड़ा ठटान और मीठड़ी के बीच में 1700 किलोमीटर को हमने क्या कर दिया, कवच प्रणाली से सुरक्षित कर दिया। 127 किलोमीटर जो है उसमें ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लागू कर दी गई। ठीक है, ये हो गई आपकी रेलवे पूरी गई। अब आता है जल। अब रेलवे के बाद में पानी से संबंधित बात करते हैं। राजस्थान में जल की समस्या सबसे बड़ी है और इसलिए यहाँ पे स्कीम चलाई गई, कौन सी, भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चल रही है, क्या नाम है, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत 2.0 योजना। अमृत 2.0 है, देखिए दो स्कीम चलती है, एक चलती है जल जीवन मिशन जेजेएम और एक अमृत 2.0। जेजेएम भी, ये दोनों योजनाएं जो है वो किससे रिलेटेड है, पेयजल से। इनका उद्देश्य पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना, मेन टारगेट इनका ये है। फर्क सिर्फ दोनों में क्या है, ये है शहरी क्षेत्र के लिए पेयजल उपलब्ध करवाती है और ये है वो किसके लिए कराती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल उपलब्ध कराती है। ये ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या है, अमृत 2.0, और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करने के लिए है आपकी वो कौन सी है, जेजेएम। ठीक है, तो आप देखते हैं भाई अमृत 2.0 कब शुरुआत की गई, तो 2021 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। 25-26 तक इसका टारगेट क्या है कि हर घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर में 25-26 तक नल द्वारा जो है वो पेयजल उपलब्ध कराना, ये इसका टारगेट है। वित्तीय पैटर्न आपको देखना है कि भाई इसमें फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा। उससे पहले आप ये देखें कि ये भारत सरकार की स्कीम है, तो राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में 183 नगरीय निकाय और अमाउंट है 5123 करोड़। 5123 करोड़ रुपए लगाकर 183 नगरीय निकाय में अमृत 2.0 योजना के तहत क्या किया जाएगा, 2025-26 तक हर घर में नल कनेक्शन शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो इसके क्रियान्वयन के लिए है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईटी जिसको बोलते हैं। इसकी इंप्लीमेंटरी एजेंसी कौन सी होगी, पीएचईटी होगी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग होगी। अब वित्तीय पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो वित्तीय पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो वित्तीय पैटर्न को इन्होंने आबादी के अनुसार डिवाइड किया है। ईओआरओ में ये क्वेश्चन आ रखा है, ईओआरओ की एग्जाम जो अभी हुई थी, आप पेपर उठा के देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आया था, अमृत 2.0। ठीक है, तो अमृत 2.0 में क्या है, अमृत 2.0 में वित्तीय पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट कौन कौन से, एक ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, दूसरे ऐसे जो 1 लाख से 10 लाख के बीच में, और तीसरे ऐसे शहर जो 10 लाख से अधिक है। ठीक है, 1 लाख से कम है उसमें 50% केंद्र सरकार देगी, 1 से 10 है उसमें 33.33% केंद्र सरकार देगी, और 10 से ज्यादा है तो 25% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। शेष राशि जो है वो कौन देगा, राज्य सरकार देगी, और राज्य सरकार जो राशि देगी उसका 10% संबंधित नगरीय निकाय द्वारा दिया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया फंडिंग पैटर्न, तो जो राशि राज्य सरकार देगी उस राज्य सरकार की राशि का 10% जो है वो नगरीय निकाय देगी। अब ये जो इसके जो डेटा है वो सारे के सारे एक बार अपन शॉर्ट में रिवाइज करके याद कर लेते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन याद हो जाता है। सबसे पहले अमृत 2.0 टारगेट क्या है, 2025-26 क्या करोगे 25-26 तक, 25-26 तक क्या करोगे, डांस करेंगे 25-26 तक। पेयजल पानी पाणु है भाई, 25-26 तक पानी पाणु है, कुन्न पाणु है, पानी शहरा ने पाणु है, हाँ पानी तो पापा माहिर हो, शहरी क्षेत्र को पानी पिलाना है 25-26 तक। ठीक है, इसका टारगेट ये है 1 अक्टूबर 2021 प्रारंभ कर देंगे, 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज आई, तो 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया। राजस्थान की बात कर लेंगे, राजस्थान में 183 नगरीय निकाय,
183 नगरीय निकाय हैं और 5123 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 5123 करोड़ 183 नगरीय निकाय में काम होगा। अगर इसके आप देखें क्रियान्वयन कौन करेगा, तो इसकी इंप्लीमेंट्री एजेंसी कौन होगी? हमने बात करी पीएचडी होगी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इतना नंबर नाम याद नहीं रहता, शॉर्ट में याद रख लो पीएचईडी, ठीक है। पीएचईडी इसकी क्या होगी? क्रियान्वयन एजेंसी होगी। और एक इसके अंदर आपको सबसे पहले याद रखना था वित्तीय पैटर्न। पैसे कैसे मिलेंगे भाई? पैसे का सबसे खेल ही पैसे का है। बिना पैसे कैसे करोगे? पानी नहीं पिला सकते, पानी तो पिला सकते हो, हाँ ठीक है। वित्तीय पैटर्न जो है, वित्तीय पैटर्न क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड किया। 1 लाख से कम, 1 से 10 लाख और 10 लाख प्लस। ये किसकी बात कर रहे हो? आबादी, शहरों की आबादी के आधार पे किया गया। 1 लाख से कम, 1 से 10 और 10 से ज्यादा। तो केंद्र सरकार राशि देगी, पहले देगी केंद्र और कुछ देगा राज्य। तो केंद्र कितने देगी? 1 से 10 वाले में कितने? 1 लाख से कम वाले में 50% केंद्र सरकार देगी। 1 से 10 वाले में 33.33% केंद्र सरकार देगी। और 10 लाख से ज्यादा है तो फिर आपके 25% केंद्र सरकार देगी। बाकी राशि कौन देगी? राज्य सरकार देगी। और राज्य सरकार की जो राशि है, राज्य सरकार द्वारा देय राशि, राज्य सरकार द्वारा देय राशि का 10%, 10% कौन देगा? संबंधित नगरीय निकाय, संबंधित नगरीय निकाय देगा। बस ये अमृत स्टेशन, अमृत भारत योजना होगी आपकी, संबंधित नगरीय निकाय देगा। %10 कौन देगा? संबंधित नगरीय निकाय देगा। हो गए भाई, पूरे हो गए ये आपका। अमृत 2.0 योजना पूरी हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना थी आपकी जेजेएम, जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन में क्या है? देखो जल जीवन मिशन जो है वो मैंने आपको बताया ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये किसके लिए था? ग्रामीण के लिए। वो था शहरी के लिए। जल जीवन मिशन खूब पढ़ता है, ज्यादा डिस्कस इस पर हम नहीं करेंगे। तो इसका टारगेट था 2024 तक कार्यशील घरेलू वर्किंग टैप वाटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना था, ठीक है। 2024 टारगेट था। बजट में इसको बढ़ा दिया गया, 27-28 कर दिया गया। 2027-28 तक सबको पानी पिला देंगे, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी है वो 50-50% है, 50-50% है। दोनों की आधा आधा है, परसेंटेज पूछ सकता है। फंडिंग पैटर्न इसमें कोई वो नहीं है, अमृत की तरह इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें 3 स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन होता है, राज्य लेवल पे, जिला लेवल पे और ग्राम स्तर पे। तो राज्य स्तर के लिए बनी है SWSM, राज्य जल और स्वच्छता कमेटी। ग्रामीण जिला स्तर के लिए जिला जल एवं स्वच्छता कमेटी। और ग्राम स्तर पे है VWSC, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ठीक है। ये जो है वो इसकी मॉनिटर करती है, इसको चलाती है। और आपको मेन जो टॉपिक याद रखना है वो ये रखना है, 3 फरवरी 2025 तक की अगर हम बात करें तो 59.61 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। 59.61 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। और 24-25 के दौरान 8.26 लाख नए कनेक्शन जारी किए गए। अब पूरे कनेक्शन पूछे तो 59.61, कुल तो पूछता है। और 24-25 की पूछे 8.26 लाख। तो ये कनेक्शन देके और यहाँ इनको पानी अभी पिलाया जा रहा है। अब आप देखो, आप बताओ भाई आपके जो क्षेत्र है उसमें ये जो नए कनेक्शन हुए हैं क्या, ठीक है। आपके क्षेत्र में जेजेएम के तहत जो नए कनेक्शन हुए हैं 59.61 लाख सरकार के द्वारा। और 24-25 में जो है वो 8.26 लाख जो कनेक्शन हुए हैं वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट में देखो, अब ये हो गया आपके पानी के लिए 2 स्कीम हो गई, अमृत 2.0 और जेजेएम। अब अपने पास 2 चीजें और बचती है। पहली बचती है बाह्य सहायता प्राप्त योजना। बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत ही वृद्ध लेवल पे है, ठीक है। तो काफी समय काफी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन जो है शॉर्ट में इसको निबेड़ेंगे। एक होगी पीपीपी परियोजना। तो देखो बाह्य सहायता योजनाएं की अगर हम बात करें तो 24-25 से पहले जो है तो वो 13 योजनाएं संचालित थी।
और 24-25 के अंदर जो है एक नई योजना जुड़ी, उस नई योजना जुड़ी, उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसको ध्यान रखना है। नाम था राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन योजना, ठीक है। और ये किसकी थी? जाइका, ये जो जापान की एजेंसी है, कहाँ की है? जापान की फंडिंग एजेंसी है, उसकी थी। आपको याद रखना है 23-24-25 में नई योजना कौन सी जुड़ी? तो वो थी राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन योजना। और किस इसकी जो फंडिंग एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी जाइका है। अब उससे पहले हम एक सिनेरियो देख लेते हैं। विदेशी सहायतार्थ योजनाएं, ठीक है। विदेशों से प्राप्त जो सहायता हो रही है उनसे कितनी योजनाएं राजस्थान में चल रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो भाई हमने पहले पढ़ा कि 2024-25 तक तो कितनी थी? 13 योजनाएं थी। कितनी चल रही थी? 13 थी। अब 24-25 में एक और जुड़ गई, एक और जुड़ी, तो कुल कितनी हो गई? कुल वर्तमान में चल रही है 14 स्कीमें चल रही है। कितनी स्कीमें चल रही है? 14 स्कीमें वर्तमान में चल रही है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात। अब प्रश्न आपको ये नहीं पूछेगा 14 चल रही है, कितनी चल रही है, 13 चल रही है, 10 चल रही है, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कितनी जो एजेंसी है। अभी आपने ये कहा ना भाई एक जो है ये किसकी है? ये जाइका की है, या जिका जो भी आप बोलते हैं, जापान की एजेंसी है उसकी है। तो कौन कौन सी एजेंसियां जो है वो वर्तमान में यहाँ पे कार्य कर रही है, तो उन एजेंसियों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो आपके है भाई एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा आपके है भाई विश्व बैंक। बाह्य सहायतार्थ जो योजनाएं चल रही है वो योजनाएं कौन कौन सी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही है? 14 चल रही है, आपको पता है, लेकिन एजेंसियां कितनी है ये भी तो पूछ सकते हैं, और किस एजेंसी की कितनी योजनाएं चल रही है। तो एडीपी, फिर उसके बाद में आ गया विश्व बैंक, उसके बाद में आपके ये जाइका या जीका, जिसको भी जो भी बोलना चाहो आप बोल दो, ठीक है। जापान की एजेंसी है, ठीक। फिर उसके बाद में आपके आ गया KFW, उसके बाद में आ गया NDB, KFW, एडीबी, विश्व बैंक, जीका, KFW, NDB, और एक और है ऐसा कुछ नाम है। AFD। पांच कितने हो गए? 3 और 3 6, टोटल 6 एजेंसियां। कितनी भाई? कुल 6 एजेंसियां ऐसी हैं। कुल 6 एजेंसियां, कुल 6 एजेंसी हैं जो राजस्थान के अंदर बाह्य योजनाएं संचालित कर रही है, उनको फंड दे रही है। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की कितनी योजनाएं चलती है? तो 14 में से 5 योजनाएं, 14 में से 5 योजनाएं एशियाई डेवलपमेंट बैंक की है, ठीक है। उसके बाद में विश्व बैंक की भी अगर हम बात करें तो विश्व बैंक की 3 योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं हैं? 3 योजनाएं हैं। उसके बाद में जीका की बात करें तो जीका की भी अपने कितनी योजनाएं हैं? 3 योजनाएं हैं। तो 5 3 8 3 11 हो गई। बाकी ये जो बच गए सभी की एक एक स्कीम है, एक इसकी है, एक इसकी है, और एक इसकी है। टोटल हो गई आपकी 14। ये बच्ची है, तो आपको याद रखना ही रखना है। अब आपको कोई भी पूछ ले भाई कितनी स्कीम के, 14 स्कीम, 13 पहले चल रही थी, एक नई जुड़ी, और कितनी एजेंसियां? 6 एजेंसियां। विश्व बैंक, एनडी इसकी एशियाई विकास बैंक एडीबी की कितनी है? तो 5 है। विश्व बैंक की कितनी है? तो 3 है। जीका की कितनी है? तो भाई 3 है। कितनी हो गई? 11 हो गई। उसके बाद में एनडीबी, एएफडी, और एक हो गया KFW, ठीक है। तीनों की एक एक हो गई, टोटल हो गई कितनी? 14 स्कीमें हो गई। अब आपको 14 स्कीमें पढ़नी है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक कर दो, हमें भी ये लगेगा कि वास्तव में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा चैनल देख लो।
अब देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली स्कीम की। 14 स्कीम में से पहली स्कीम है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तृतीय चरण एडीबी। अब इनके जो डेटा है ना वो याद रहने वाले कम ही है, फिर भी हमें एक बार हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किसकी किस एजेंसी की है। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखो यहाँ पे एक शब्द है विकास, और एडीबी में का पूरा नाम है एशियन विकास बैंक। एशियन विकास बैंक राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र में स्वच्छता और पेयजल से संबंधित कोई स्कीम आए, ठीक है, और उसके अंदर विकास शब्द लिखा हुआ आ जाए, तो आप 100% मान के चलना कि वो एडीपी की स्कीम है। एशियन 3 स्कीमें चलती है ऐसी, ठीक है। एशियन राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसलिए विकास इसमें है और विकास एशियन बैंक में भी है, ठीक है, तो एडीपी की स्कीम है। अभी 12 शहरों में चल रही है। राजस्थान के कितने शहरों में चल रही है? 12 शहरों में चल रही है। 3930.45 करोड़। बजट याद नहीं रखना, संभव ही नहीं है याद रहे, लेकिन शहर जरूर याद रखना। 12 शहरों में चल रही है। काम क्या है इसका? काम है सीवरेज और जलापूर्ति, ठीक है, और उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम बनाना। तो कुछ में ड्रेनेज सिस्टम का काम कर रही है, कुछ में क्या कर रही है? सीवरेज का काम कर रही है। और तीसरे चरण में जो है 18 लाख की आबादी को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि भाई ये योजना किसकी है, तो योजना एशियन बैंक की है। विकास को विकास से जोड़ दो, आपको याद रह जाएगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कितने शहरों में है, तो 12 शहर याद रखने हैं, 12 शहर, ठीक है, और कितनी आबादी है, तो 18 लाख। 18 लाख आबादी लाभान्वित हो रही है, 12 शहर है। काम क्या क्या करोगे? सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम और पेयजल, बस 3 काम याद रखने, बाकी याद, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगली है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण ट्रेंच फर्स्ट। वो आ गया, विकास को विकास से जोड़ दो, क्या हो गया? एडीपी की। किसकी होगी? एडीपी की। मैंने कहा शहरों से संबंधित है, तो राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण, आपको ये याद होना चाहिए भाई कि किसकी है ये, ठीक है। इसमें भी वही से है, 27 शहर है। इसमें टोटल कितने शहर है? ऊपर वाले में 12 थे, इसमें कितने शहर है? 27 शहर है। 14 शहरों में सीवरेज का काम किया जा रहा है और 13 शहरों में जो है वो कीचड़ एवं सेप्टिक प्रबंधन का काम किया गया, यानी मल निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। तो एडीबी की 2 योजनाएं आपको याद होनी चाहिए। पहली कौन सी? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना, और एक राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। पहली जो थी राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना, मैंने आपको कहा जहां विकास जुड़ रहा है वहां एडीबी है, एशियन विकास बैंक। विकास को विकास से जोड़ दो, याद हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं रहोगे। पहले में 12 शहर थे, दूसरे में कितने शहर है? 13 शहर है। अब तीसरा है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण, या ट्रेंच 2 है। वो तो क्या थी? अभी हमने पीछे देखी, वो तो क्या थी? तीसरा चरण था, ठीक है, और ये आ गई कौन सी? चतुर्थ चरण, चौथा चरण। स्कीम सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें उसमें 12 शहर थे, इसमें 16 शहर है। 2450 करोड़ रुपए से जलापूर्ति, और इसमें सौंदर्यीकरण भी शामिल है। जलापूर्ति, सौंदर्यीकरण, जल निकासी वगैरह वही सारी चीजें हैं, इसमें यो भी शामिल है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है शहर कितने हैं, और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि भाई किसकी है, तो ये भी किसकी है? एडीबी की। तो एडीबी की 3 स्कीमें हो गई, 3 स्कीमें शहरों से संबंधित है। एडीबी जो है 3 स्कीमें जो है किससे संबंधित है? शहरों की है। और 2 स्कीमें ऐसी है जो किसकी है? वो सड़कों की है। 2 स्कीमें किसकी है? सड़कों की। एशियन विकास बैंक की 2 स्कीमें सड़कों की है। अब सड़कों की कौन कौन सी है? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 ट्रेंच 2, ठीक है। निवेश कार्यक्रम 1 राजस्थान राज्य स्टेट हाईवे की है। अब विश्व का जो विश्व बैंक है उसकी भी आएगी, वो हम वहां पे डिफाइन करेंगे, अलग कैसे हो जाएगी। तो ये जो है इसके अंतर्गत एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। 2617.04 करोड़ रुपए जो है वो इसके अंतर्गत कुल लागत आएगी। और आपको मेन जो याद रखना है इसकी अवधि, कि ये कब से है?
तो दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2025 तक ये योजना चलेगी। दिसंबर 2019 से मार्च 2025 तक की है। इसका उद्देश्य क्या है? राजमार्गों पर परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करना। राजमार्गों पर परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करना है। और मेन चीज है आपको ये याद रखना, 6 पैकेज 754 किलोमीटर 11 राजमार्ग, 6 पैकेज 754 किलोमीटर और 11 राजमार्ग। जो मेन चीजें याद रखनी है, पहले तो स्कीम किसकी? एडीबी की, ठीक है। दूसरी चीज आपके जो इसकी अवधि क्या है? तो दिसंबर 19 से मार्च 25। उसके बाद में पैकेज कितने? 6 पैकेज 754 किलोमीटर और 11 राजमार्गों पे इसके तहत कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अगले चलते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 ट्रेंच 3। देखो ये तो क्या था? ट्रेंच 2। ये तो क्या थी? ट्रेंच 2 और वो है ट्रेंच 3। ट्रेंच 3 में क्या है? वही एडीबी की है, 1287.15 करोड़ रुपए है। याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है मेन ये वही राज्य मार्गों का उन्नयन, वो तो सीधी सी बात है। 4 पैकेज 293 किलोमीटर और 4 नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट में जो था ये तो क्या? सेकंड फेज की, ये तो सेकंड ट्रेंच की इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रेंच में हम पढ़ के आए 754 किलोमीटर, 6 पैकेज और 11 राजमार्ग, ये फर्स्ट में। बस ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो 5 स्कीमें हो गई, किसकी होगी? एडीबी की होगी, 5 स्कीमें होगी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में छठी स्कीम है विश्व बैंक की, और ये विश्व बैंक की जो स्कीम है, विश्व बैंक वाली कहां जाएगी? पीछे। अब साथ ही देखो आपको, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो ये स्कीम किसकी है? जाइका की है, और ये जापान की फंडिंग एजेंसी है। किसकी है? जापान की है। अगर आपको देश पूछा जाता है तो याद रखिए, जाइका जो है किसकी है? जापान की है। जिका भी बोलते हैं, जाइका भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी अवधि जो है वो है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2028, यानी 11 साल के लिए है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2028 तक है। इसमें क्या होगा कि 137 सिंचाई परियोजनाएं जो है उनका इसमें विकास किया जाएगा। 137 सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। 3 चरण इसके होंगे। कितने चरण होंगे? 3 चरण जो इसके होंगे। फर्स्ट में 65 परियोजनाएं होंगी, सेकंड में 36 होंगी, और थर्ड में जो है वो कितनी होंगी? 36 परियोजनाएं। फर्स्ट में 65, 36 और 36, बस यही याद रखना है भाई। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना कौन सी एजेंसी की है? तो जाइका की है, जो जापान की एजेंसी है, ठीक है। एक चीज याद रखनी। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि इसकी अवधि क्या है? तो अप्रैल 17 से 31 मार्च 2028, यानी 11 साल की है। उसके बाद में तीसरी चीज है 137 परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 65 होगी, दूसरे में 36 होगी, और तीसरे में कितनी होगी? 36 होगी। नेक्स्ट में देखो, अगली है 8वीं, मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, ट्रेंच 1 और 2। ये भी किसकी है? एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। अब इसमें देखो क्या है, मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। इसमें क्या होगा कि आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है, इसकी रीलाइनिंग की जा रही है, उसकी मरम्मत की जा रही है, तो उससे संबंधित है। तो उससे रिलेटेड जो जिले हैं वहां ये लागू होगी। 7 जिलों में ये योजना चल रही है जहां उसका पानी जा रहा है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। भाई 2 गंगानगर हनुमानगढ़ हो गए, शेखावाटी के 3 में से 2 हो गए, चूरू में पानी नहीं जाता, तो झुंझुनू और सीकर हो गए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हो गए, ठीक है। तो 7 जिलों में योजना चल रही है। काम क्या क्या कर रहे हैं? लागत याद रखो 3291, जिसमें से 70% जो है वो तो किसका है? एनडीपी का है। 70% तो एनडीपी का है, और 30% राज्य सरकार देगी। 30% राज्य सरकार का। 7 साल की योजना है, 7 साल में रहेगी, 7 जिले, 7 साल, और 2 चरणों में काम पूरा होगा। अब इसमें क्या क्या काम किया जा रहा है वो देख लो। एक तो इसमें क्या किया जाता है कि आपके जो इंदिरा गांधी नहर है, उसकी मुख्य नहर और इसके साथ साथ जो वितरण प्रणाली यानी जो वितरकाएं हैं, दोनों का क्या किया जाएगा? नवीनीकरण किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर और उसकी वितरण प्रणाली का नवीनीकरण किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां सेम की समस्या है, तो 33,312 हेक्टेयर क्षेत्र जो है
उसकी सेम की समस्या का समाधान इसमें किया जाएगा। और तीसरा है संस्थागत विकास, तो जो जल उपभोक्ता संगम है उनको मजबूत करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब यार राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना 2, और ये किसकी है? KFW की। आपको यहाँ पे एजेंसी का नाम याद रखना है, जो हरित ऊर्जा गलियारा बना रही है, ट्रांसमिशन सिस्टम बना रही है। ठीक है, ये एजेंसी। अब इसमें क्या होगा आपके, इस एजेंसी के द्वारा जो हरित ऊर्जा है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो याद रखना किसकी है? KFW की है। जिले याद रखे आप, इसमें 3 इधर वाले, 1 उधर वाला। ठीक है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहले तो ये स्कीम किसके द्वारा चलाई गई है? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड चला रहा है। दूसरा, इसमें जो जिले हैं वो याद रखें आप, जिले मोस्ट हैं हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। देखिए 3 जिले इधर के हैं, 1 उधर का है। ठीक है, हनुमानगढ़, उसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, 4 जिलों में ये ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, अब बस इसमें ये 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, बाकी मैंने नोट्स में आपको दे दी है, आपको वहां से नोट्स में मिल जाएगी, आप एक बार देख लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए। 10वीं है, ये विश्व बैंक की स्कीम है, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की योजना। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की योजना किसकी है? विश्व बैंक की है। और जो अपना जो पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इसमें सुधार किया जाएगा, और 31 मिलियन US डॉलर जो है उसकी है। इसकी अवधि देखी जाए तो जुलाई 18 से ये शुरू हुई थी, मार्च 25 तक ये चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना और बेहतर बजट निष्पादन और सार्वजनिक व्यय में कमी लाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको मेन से याद रखना है भाई, ये स्कीम किसकी है? सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की योजना किसकी स्कीम है? तो ये विश्व बैंक की योजना है, और मार्च 2018 से लेकर मार्च 2025 तक की अवधि के लिए संचालित की जा रही है। फिर है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। देखिए फ्लोराइड की अधिकता है ना उन जिलों के लिए विशेष तौर से, पहले नागौर में थी, अब की बार ये कहां पे है? तो भाई ये योजना आपकी है झुंझुनू और बाड़मेर। झुंझुनू और बाड़मेर जिले में है। योजना की फंडिंग एजेंसी याद रखें, जईका या जीका जो है, जो कहाँ की एजेंसी है? एजेंसी आपकी ये क्या बोलते हैं, एजेंसी है जापान की। अभी इसका उद्देश्य है झुंझुनू और बाड़मेर जिलों में जो है जल का उपचार करना, यानी फ्लोराइड की युक्त जो पानी है उसको कम करना। ठीक है, होगी पूरी। फिर 12वीं देखो, 12वीं है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। ये भी किसकी है? विश्व बैंक की। कुछ बांध है उनकी इसमें मरम्मत की जा रही है, उनके गेटों की मरम्मत की जा रही है। ठीक है, तो ये योजना जो है इसमें 2 फंडिंग एजेंसियां, विश्व बैंक भी इसमें है, और इसके साथ साथ जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है AIIB और प्लस WB। AIIB और WB जो है दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। अपने क्या बोलते हैं, जो बांध है उनका पुनर्विकास करने से संबंधित स्कीम है। अगली हम बात करेंगे वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। AFD की हमने कहा था ना, NTP की एक है, AFD की एक है। ठीक है, तो वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जो AFD की स्कीम है, ये इसकी अवधि जो है वो 23-24 से 30-31 तक 8 वर्षों के लिए है। RS प्री के अंदर आया था भाई अब की बार, RS प्री 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ RS प्री 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एजेंसी फ्रांसिस डेवलपमेंट के द्वारा ये चली जा रही है। आपको याद रखना है कुल लागत है 1693.91 करोड़। 13 जिलों में चल रही। कितने जिलों में चल रही है? 13 जिलों में चल रही है। जैसा इसका नाम है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये योजना काम कर रही है। वहां 18 दे रखा था आपके, यहाँ पे कितने में चल रही है? 13 जिलों में चल रही है। नेक्स्ट में चलता है। अब अंतिम परियोजना जो नई चली है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि न्यू स्कीम है, तो अगली बार अब की बार चांसेस इसके ही बनते हैं। नई योजना है तो इसी से आने की संभावनाएं बनती है। अंतरराष्ट्रीय जापान की जो एजेंसी है JICA के द्वारा वित्त पोषित है।
योजना कौन सी है? राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन, ठीक है। 1774.30 करोड़ की योजना है। इसकी अवधि है आपके अक्टूबर 24 से स्टार्ट हुई। देखो नई योजना है ना, जो मार्च 35 तक रहेगी। अक्टूबर 24 से शुरू हुई और मार्च 2035 तक रहेगी। इस पे ज्यादा फोकस रखें। राजस्थान के 19 जिलों में जो है ये पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए काम करेगी। कितने जिलों में? 19 में। क्या क्या काम करेंगे भाई? कृषि वानिकी के कार्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण, जो राज्य पक्षी है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्त करना, ओरन संरक्षण और पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण करना। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो काम अपना इससे संबंधित है ना, क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन और जैव संरक्षण से, वो सारे काम ये इस योजना में किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सरकारी ये योजनाएं हो गई। अब हम एक चीज अपनी बची है, वो है पीपीपी परियोजना। सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजनाएं जो है वो, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो सार्वजनिक निजी भागीदारी में हम शॉर्ट में निबेड़ते हैं। इसका जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय। इसमें व्यवस्था क्या है? 3 स्तर की व्यवस्था इसमें की गई है। अब 3 स्तर की क्या व्यवस्था की गई है? कितनी है? त्रिस्तरीय। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। 3 स्तर है वो आपको यहाँ पे ठीक है। सबसे पहली चीज है, त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसमें सबसे पहले कुछ कमेटियां हैं। सबसे पहले समितियां हैं, उसके बाद में आपका पीपीपी सेल, और एक है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग पहले देखिए, तो समिति है, वो समिति कौन कौन सी है? सीआईडी, ईसीआईडी, ठीक है, ईसीआरएसपी और स्लेस। 4 प्रकार की कमेटियां इसके अंदर हैं। पीपीपी सेल का जो नोडल है वो आयोजना विभाग है। आयोजना विभाग इसका नोडल है, ठीक है। और संबंधित जो प्रशासनिक विभाग जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य हैं वो इसको देखते हैं। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी है। हम कमेटियों को देखते हैं। पहले देखें त्रिस्तरीय ढांचे में ये है सीआईडी, काउंसलिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एकमात्र कमेटी है जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। एकमात्र कमेटी जिसके अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इस कमेटी का काम क्या है कि जो पीपीपी योजनाएं हैं उन पे नीतिगत मुद्दों पे सलाह देती है। और इसकी जो लिमिट है वो क्या है? 500 करोड़ प्लस। 500 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं उन पे ये विचार करती है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी है ईसीआईडी, एम्पावर्ड कमेटी फॉर, इसके सीआईडी के लिए एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईसीआईडी। यानी बाकी जो कमेटी है सभी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। अब इसका काम क्या है कि सीआईडी के द्वारा जिन पे विचार किया जाना है उन सभी योजनाओं के लिए ये प्रपोजल तैयार करती है, उन सभी के लिए प्रस्ताव तैयार करती है, ठीक है। उसके साथ साथ कोई सिफारिश है तो वो सिफारिशें प्रस्तुत करती है। और जब उसके द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो उसके बाद में उसका क्रियान्वयन का फॉलोअप करती है कि भाई सीआईडी ने जो काम स्टार्ट किया था वो हुआ या नहीं हुआ। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है
उनको धरातल पे उतारने का काम इस सीआईडी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरी आती है एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट, जैसा कि इसका नाम ही है, अध्यक्ष इसका भी मुख्य सचिव होता है और इसका मुख्य काम है कि जो रोड से संबंधित रोड परियोजनाएं हैं उनके ऊपर निर्णय ये लेती है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे स्लेस, ये चौथी समिति है आपकी, स्लेस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी फॉर स्लेस लेवल प्रपोजल। तो आरटीपीपी रूल्स के तहत जो पीपीपी और गैर पीपीपी, यानी देखिए ये दोनों प्रकार की बात करिए, आप पीपीपी और गैर पीपीपी जो परियोजनाएं हैं उन पे विचार करने के लिए होती है। तो टोटल 4 प्रकार की आपकी समितियां होगी, हमने पहले बात कर ली। फिर उसका 2 नंबर पे दूसरा स्तर कौन सा है, पीपीपी सेल होता है। पीपीपी सेल नोडल एजेंसी है, 2007-8 से आयोजना विभाग जो है वो उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है भाई पीपीपी जो परियोजनाएं हैं उनके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो पीपीपी सेल है। और अगर ये पूछा जाए कि भाई ये विभाग का पूछा जाए तो आयोजना विभाग। इस संबंधित प्रशासनिक विभाग, जैसे मान लीजिए जिस विभाग से संबंधित योजना है वो विभाग देखता है। तो ये 3 सेक्टर इसके हो गए। ठीक है, अब राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति को देख लो एक बार, छोटा सा शॉर्ट सा निकाल देते हैं कि भाई 3 श्रेणियां हैं, एक जो पूरी हो गई है, एक जो प्रगतिरत है और एक जो प्रक्रियाधीन है जिनको आगे लाना है। तो पूरी योजनाएं कितनी हो गई है, 198 परियोजनाएं पूरी हो गई है, 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जो वर्तमान में प्रक्रियागत है और 67 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पाइपलाइन में है, भविष्य में उनपे विचार चल रहा है, भविष्य में उनपे कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का। एक बार फिर सभी से रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब द ड्रीम आरएस और ज्वाइन ऑन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ द ड्रीम आरएस ऑफिशियल। आपके जो है वो नोट्स जो है आपको इसी चैनल पे अपलोड करवाए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।